आरके करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहां पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि यह सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहां एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या यह चोरी पकड़ी जाती? ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रीपोल ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे। लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। यह भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई है। एनडीटीवी ने उस वक्त यह भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस में। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहां क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए।
बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमेटी में। तो 3 मेंबर की कमेटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहां पर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता।